हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 23 करेंगे, जो कि है लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में। ओके, तो लिमिटेशन एक्ट बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि लिमिटेशन जो एक्ट होता है उसको लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है उसको कवर किया जाता है, गवर्न किया जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत, 1963 के तहत। अब लिमिटेशन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए ने बी को 2 लाख रुपए दे दिए, एक एग्जांपल के तौर पर। ए ने बी को 2 लाख रुपए उधार दिया, तो उधार दे दिया और बोला कि जो है ऐसा है कि मुझे 2 साल बाद तुम वापस कर देना, ठीक है। तो बी ने कहा ठीक है, पैसे ले लिए और उसके बाद में 2 साल बीत गए, लेकिन ए को चूँकि पैसों की ज़रूरत नहीं थी तो वो भूल गया कि मैंने किसी को दे भी रखे हैं, ठीक है। आफ्टर 10-15 साल बीत गए, 2000 सोचिए कि 2023 में दिया था, उसको 2032 में याद आता है 9-10 साल बाद कि मैंने बी को 2 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो वो जाता है बी के पास, बोलता है कि यार देखो, तुम्हें जब तुम्हारा वक्त सही नहीं था तो मैंने तुमको 2 लाख रुपए दिए थे, अब मेरे वो पैसे वापस कर दो। तो 2 चांसेज हैं, 2 केसेस बनेंगे। पहला केस बी हो सकता है कि पैसे 2 लाख रुपए वापस कर दे, साप्रेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आराम से काम निपट गया। दूसरा केस है कि बी डिनाई कर दे कि भाई मैं नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना है वो कर लो, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। अब अगर कोई तुम्हें जो करना वाली स्थिति में ए क्या कर सकता है भाई, वो कोर्ट कचहरी है ना, पुलिस, ये सब कर सकता है भाई, लॉ के तहत कानून पैसे अपने वसूल सकता है। वो ए जाता है अपने वकील के पास, यानी अपने लॉयर के पास जाता है, बोलता है कि यार ऐसा ऐसा केस है और मुझे पैसे वसूलने हैं। तो वकील बोलता है सर देखो ऐसा है कि अब तो मैं पैसे आपके कानूनन तौर पर नहीं लौटा सकता। तो बोलता है क्यों नहीं यार, मेरा अधिकार है, मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए, मेरा अधिकार है, आई हैव द राइट टू रिकवर, वसूलने का मेरा अधिकार है ना, मुझे पैसे मिलने चाहिए। वकील बोलता है यस, आपको अधिकार है, यू हैव द राइट, लेकिन आपको रेमेडी नहीं है। रेमेडी मतलब होता है समाधान उपलब्ध नहीं, कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कानून की तरफ से आपको मदद नहीं मिल सकती है। आपको पैसे वसूलने का अधिकार है, जा करके बी से रिक्वेस्ट करो, वो दे दे, ठीक है, मार पीट के ले लो, तुम्हारी मर्जी है, बट कानूनन तौर पर कोई अब रेमेडी नहीं उपलब्ध है, मतलब कोई उपाय जो है कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं आपके पैसे रिकवर करने का। ओके, तो ये हो गई कहानी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वकील ने, यानी लॉयर ने बताया कि आपने अगर लोन दिया था तो जब आपका लोन ड्यू होता है उसके मैक्सिमम अगले 3 वर्षों के अंदर अंदर आपको पैसे वसूल लेने चाहिए थे। यदि नहीं वसूलते तो कोर्ट में केस कर देना चाहिए था, क्योंकि इस ऐसे केसेस का जो लिमिटेशन पीरियड है सर वो 3 साल का होता है, 3 ईयर का होता है। ओके, लिमिटेशन पीरियड की बात आप समझ में आई? यानी कि अगर उसे पैसे चाहिए थे, ए को अपने पैसे वसूलने थे, तो जब उसका पैसा ड्यू हुआ आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उसका पैसा ड्यू हुआ, उसके अगले 3 वर्षों के अंदर में वो कभी भी चाहता तो कोर्ट में केस करके अपने पैसे वसूल सकता था, कोर्ट उसकी पूरी मदद करती। यही होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लोग मतलब जो है कोर्ट कहता है कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जल्दी से जल्दी न्याय तभी मिलेगा जब तुम जल्दी से जल्दी कोर्ट के पास केस को अपना पहुंचाओगे। इसीलिए लिमिटेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट आया हुआ। अब ये नहीं कि पता चला पिताजी ने लोन दिया था और बेटे या उसके जो है ग्रैंडसन को याद आता है कि मेरे बाबा जी यानी कि मेरे ग्रैंडफादर ने लोन दिया था, आज मैं वसूलने बैठ जाता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लिमिटेशन पीरियड इसीलिए लेकर के आया गया है। क्लियर हो गई बात? आई बिलीव कि अब इतनी बात समझ करके आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो आइए कुछ इसकी कठिन लैंग्वेज जो है उसको समझते हैं। सरल भाषा तो आप समझ चुके हैं। लिमिटेशन एक्ट्स हैज़ सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मायने रखता है और ये पूरे देश पर लागू होता है, ठीक है। These entities provide financial assistance to borrowers and in case of default by borrower, they are required to take appropriate action for recovery of the money lent। तो मतलब जो बैंक होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने बारोअर्स को, अपने कर्ज लेने वालों को धन की सहायता देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, और अगर बारोअर पैसा नहीं लौटाता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस केस में वो उन्हें अपना पैसा रिकवर करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है। और उसी जगह पर आपका आता है लिमिटेशन एक्ट 1963। यहाँ पर 2 एक्ट की बात हो रही है। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 एंड सरफेसी एक्ट 2002। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं सरफेसी का, तो ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 स्पेसिफिकली स्टेट दैट एक्शन अंडर दीज दोज एक्ट्स आर परमिसिबल ओनली इफ़ द क्लेम इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो मतलब ये दोनों एक्ट, चाहे सरफेसी एक्ट हो और चाहे ये अपना रिकवरी ऑफ डेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 हो, दोनों कहते हैं कि आप जो है एक्शन तभी ले सकते हैं, एक्शन अंडर दोज एक्ट्स आर परमिसिबल ओनली इफ़ द क्लेम इज विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत ही यदि आप जो है क्लेम फाइल करते हैं तभी आप जो है रिकवरी का एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे। प्लेंटिफ क्या होता है, पटिशनर क्या होता है, ठीक है, अपेलेंट क्या होता है और अप्लीकेंट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझने, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मतलब सिलेबस के बाहर की चीज़ है, लेकिन वर्ड यूज होते हैं तो कन्फ्यूजन बनती है, तो उसको बेहतर है कि हम समझ लें। प्लेंटिफ का क्या मतलब होता है, वन हु सीक्स रेमेडी इन सिविल एक्शन। कोई भी अगर केस हुआ है, सिविल एक्शन है, तो उसमें समाधान का जो खोज करता है उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, या इसे वादी कहते हैं, मतलब जो केस फाइल करता है। सच केस हैज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट इज़ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। मतलब इन प्लेंटिफ के केस में जो केसेस होंगे उनमें दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें से एक प्लेंटिफ होगा जिसे वादी कहते हैं, और दूसरा डिफेंडेंट होगा जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। यानी कि प्लेंटिफ एक तरीके से जिससे पैसे उधार लिए गए हैं, और डिफेंडेंट वो होगा जो अपने आप को बचाएगा कि नहीं नहीं पैसे मैं नहीं लौटाऊंगा। ओके, फिर आता है पटिशनर। तो सुना ही होगा आप लोग, जो है कोर्ट में जाकर के पटिशन फाइल की जाती है, याचिका दायर की जाती है, तो याचिका दायरकर्ता को पटिशनर कहते हैं। पटिशनर इज ए पर्सन हु फाइल्स अ पटिशन इन कोर्ट। कोर्ट में जाकर के जो पटिशन फाइल करते हैं उसे पटिशनर कहते हैं। पटिशनर इज वन हु इन्वोक्स द हेल्प ऑफ कोर्ट टू रेड्रेस हिज ग्रेवियंस। अपने ग्रेवियंस, अपने दुख को या अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए जो कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता है उसे पटिशनर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट भी फाइल अ पटिशन। पब्लिक इंटरेस्ट में भी कई बार पटिशन फाइल की जाती है। ओके, फिर आता है अपेलेंट। अपेलेंट वो व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब उसको हायर कोर्ट में जब वो दायर करता है तो उसे अपेलेंट कहते हैं। ओके, अपेलेंट इज वन हु अपील्स टू हाई कोर्ट देन विच हैज़ ऑलरेडी सेटल्ड द डिस्प्यूट। यानी कि जो डिस्प्यूट पहले से सेटल हो चुका है लोअर कोर्ट में, उसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट में आप अपील करते हैं तो उसे अपेलेंट बोलते हैं। व्हेन द पार्टी अगेंस्ट हुम अ डिसीजन इज प्रोनाउंस्ड इफ़ इज नॉट सेटिस्फाइड द डिसीजन, है ना। अगर मतलब किसी पार्टी के खिलाफ अगर निर्णय आता है और वो उस निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में जाकर के अपील करता है। हाई कोर्ट नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो उसी व्यक्ति को ही अपेलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, ए इज अ प्लेंटिफ, है ना। प्लेंटिफ, देखिए प्लेंटिफ शब्द आया था ना, जो प्लेंटिफ होता है यहाँ पर देखिए ना, प्लेंटिफ हु सीक रेमेडी इन सिविल एक्शन। सिविल एक्शन में जो रेमेडी समाधान चाहता है। तो अब ए इज प्लेंटिफ अगेंस्ट होम डिसीजन इज गिवन कैन फाइल एन अपील इन हाई कोर्ट देन ही विल बी अपेलेंट। तो अगर ए जो है एक प्लेंटिफ था, यानी कि कोर्ट में कोई केस किया था उसने, लेकिन उसके अगेंस्ट डिसीजन आ गया, तो वो जो है जाकर के हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में मतलब जो है कोर्ट में केस फाइल करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, तो उसे अपेलेंट बोलेंगे। अप्लीकेंट कौन होता है, वन हु अप्लाइज इन कोर्ट। अप्लीकेंट यानी जैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अप्लीकेंट कहलाते हैं ना, तो वैसे ही अप्लीकेंट इज वन हु अप्लाइज इन कोर्ट अंटिल द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर अ पर्सन रिमेन एन अप्लीकेंट। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में केस करता है, अप्लाई करता है, उसे अप्लीकेंट बोलते हैं। जब तक कोर्ट मैटर को अपने नॉलेज में नहीं लेती, कॉग्निजेंस मतलब अपने नॉलेज में, अपने संज्ञान में नहीं लेती है, तब तक वो अप्लीकेंट रहता है। एक बार कॉग्निजेंस यानी कि उसका नॉलेज ले लिया कि हाँ तुमने कोई कोर्ट केस फाइल किया हुआ है, तो वही व्यक्ति जो है प्लेंटिफ या पटिशनर बन जाता है। जैसा भी केस हो, उसी व्यक्ति का रोल प्लेंटिफ और पटिशनर का हो जाता है। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जिन्हें जानना जरूरी था। अब फिर इनकी तरफ से भी डेफिनेशन देख लीजिए। एप्लीकेंट देखिए, मैंने इसलिए एप्लीकेंट आपको पहले ही बता दिया कौन होता है। अब यहाँ इनके हिसाब से देख लीजिए, बुक के हिसाब से। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच आर कवर्ड इन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2A कहता है एप्लीकेंट में पटिशनर होता है जो व्यक्ति कोर्ट में पटिशन डालता है, ठीक है, या एनी पर्सन फ्रॉम थ्रू होम एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। यानी कि अप्लाई करने का अधिकार, कोर्ट में केस को अप्लाई करने का अधिकार अगर किसी और व्यक्ति से ले रहा है, ठीक है,
होम एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जैसे वकील आपका लॉयर है ना, लॉयर क्या हो गया, एप्लीकेंट हो गया, और वो अपने अधिकार कहाँ से ले रहा है, एनी पर्सन फ्रॉम होम ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। जैसे मैं हूँ और मेरा एक लॉयर है ना, हियर इज AKP, और मेरा एक वकील है। अब वकील मेरे बिहाफ पर जो है कोर्ट में केस कर रहा है, तो उसको कोर्ट में केस करने का अधिकार कहाँ से ड्राइव होकर आ रहा है, मेरे पास से होकर आ रहा है, तो ऐसे को अप्लीकेंट कहते हैं। अप्लीकेंट किसे, पिटिशनर को भी कह सकते हैं, या वह व्यक्ति जिसे जो किसी दूसरे के बिहाफ पर फाइल करने मतलब केस फाइल करने का अधिकार रखता हो, उसे एप्लीकेंट कहते हैं। डिफेंडेंट किसे कहते हैं, डिफेंडेंट एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू अ होम अ डिफेंडेंट ड्राइव हिज लाइबिलिटी टू बी सूड। अब देखिए, लाइबिलिटी टू बी सूड मतलब जिसके ऊपर केस किया जा सके, सू किया जा सके, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो सू करने की, तो उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। दूसरी पार्टी मतलब ए और बी, ए ने 2 लाख रुपए का लोन दिया था, तो फ्रेंड्स ये ए क्या हो जाएगा, अप्लीकेंट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इसको सू किया जा सकता है, इसके ऊपर कोर्ट में केस किया जा सकता है, और ये खुद भी कर सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके भी मतलब जो है जो बी का लॉयर होगा है ना, वो भी ये काम कर सकता है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति, स्टेट मतलब संपत्ति, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिफेंडेंट के द्वारा, चाहे वो एग्जीक्यूटर के तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ओके, मतलब वही वकील, जैसे डिफेंडेंट वकील हो सकता है ना, आपका वकील आपका डिफेंडेंट हो सकता, मतलब जो है जैसे आप डिफेंडेंट हैं, मेरा केस चल रहा है, उसमें मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं अपने आप की रक्षा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 लाख रुपए किसी से उधार लिए हुए हैं, तो डिफेंडेंट मैं ना हो करके मेरी जगह पर कोई भी व्यक्ति, यानी कोई लॉयर, कोई और व्यक्ति हो सकता है, और उसका पद जो है एग्जीक्यूटर का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर का हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव का हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 2I, बताता है प्लेंटिफ के बारे में, मैंने आपको बताया था इस बारे में पहले ही। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम अ प्लेंटिफ ड्राइव इट्स राइट टू सू। देखिए, मतलब जो है सू करने का अधिकार, मतलब कहने का कि कोर्ट में केस करने का अधिकार प्लेंटिफ के पास होता है। थोड़ा सा यहाँ आइए, अगर प्लेंटिफ और यहाँ एप्लीकेंट में, तो यहाँ देखिए राइट टू अप्लाई है। देखिए एप्लीकेंट को कोर्ट में केस या अपना जो है मामला अप्लाई करने का अधिकार है, राइट टू अप्लाई, राइट टू सू नहीं है। देखिए प्लेंटिफ को लेकिन राइट टू सू होता है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था, इसीलिए बारीक से डिफरेंस यहाँ बताया था कि एप्लीकेंट जो होता है वो कोर्ट में केस दायर करता है और तब तक एप्लीकेंट रहता है जब तक कि कोर्ट उस मामले का संज्ञान ना ले ले। जैसे ही वो संज्ञान लेता है कि हाँ इस व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया हुआ है इस तरीके का केस, तुरंत ही वो व्यक्ति पटिशनर या प्लेंटिफ हो जाता है। ओके, तो मतलब कहने का एप्लीकेंट एक इनिशियल स्टेज होती है और प्लेंटिफ जो है उसके बाद वाली स्टेज होती है। कोर्ट में केस दायर किया, एप्लीकेंट हो गए, कोर्ट में केस एक्चुअली में जो है मतलब कोर्ट ने केस को एक्नॉलेज किया। जैसे केस तो कोई भी दायर करता रहता है, जैसे आप जाकर के पुलिस में केस कभी भी कर सकते हो, चले गए, देखिए पुलिस में आपने जाकर के केस लिखवा दिया या फिर मौखिक बता दिया, लेकिन FIR एक्चुअल बनती है। जब FIR बन गई तब जाकर के ये स्थिति बनेगी। उसी तरीके से कोर्ट में जाकर के मैंने भी जाकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक कोर्ट में केस कर दिया, पर वो केस अभी एप्लीकेंट के तौर पर ही हूँ मैं। जब कोर्ट एक्नॉलेज कर लेगी कि हाँ ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस कर रहा है, तब मैं जाकर के प्लेंटिफ वगैरह बनता हूँ। मतलब एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला कोर्ट में केस करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एनी पर्सन, प्लेंटिफ किसे कहेंगे, जिसे सू करने का अधिकार हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति जो उसके संपत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हो एज ए प्लेंटिफ जो है एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव होता है। कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है बट उतना ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने चारों डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। गुड फेथ का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ गुड फेथ में तभी कही जाएगी जब उसे ड्यू केयर और अटेंशन के साथ में किया गया हो, है ना। तो जब भी कोई चीज़ ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की जाती है तभी उसे गुड फेथ में कहा जाता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करेंगे तो इज ऑलवेज द रिलेशन टू अ राइट whether arising out of document or otherwise which entitles the person having the right or beneficiary of the right to may take the action in the court of law। देखिए फिर वही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है कोर्ट में केस करने का, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट की वजह से मिला हुआ हो या अदरवाइज मिला हुआ। इन डॉक्यूमेंट्स और अदरवाइज की वजह से वह व्यक्ति अधिकार रखता है कि वो जाकर के कोर्ट में केस कर सके। ध्यान देंगे, लिमिटेशन पीरियड बार्स द रेमेडी ऑफ फाइलिंग अ सूट।
जो लिमिटेशन पीरियड अगर ख़त्म हो जाता है तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, इसकी रेमेडी आपसे हट जाती है। एंड इट डज नॉट टेक अवे द राइट टू रिकवरी द डेट। अभी भी आप कर्ज वसूल सकते हैं, बस कोर्ट के थ्रू नहीं वसूल सकते हैं। इस बारीक से डिफरेंस को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू नहीं कर सकते, यू डोंट हैव रेमेडी टू फाइल अ सूट, लेकिन आप कर्ज वसूल सकते हैं। उस चीज़ से सरकार आपको मना नहीं करती है, लेकिन कोर्ट और कानून के तहत नहीं वसूल सकते हैं, खुद से वसूल लीजिए। ओके, उसके बाद में लियन में, प्लेज में और राइट ऑफ सेट ऑफ में लिमिटेशन पीरियड जो है नहीं लागू होता। देर इज़ नो लिमिटेशन, यहाँ गलत लिख गया है, देर इज़ नो लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ लियन, प्लेज और राइट ऑफ सेट ऑफ। जब भी लियन के केस में कोई जो है वो नहीं है लिमिटेशन पीरियड, प्लेज में कोई नहीं, राइट ऑफ सेट ऑफ। देखिए समझिए, अगर आपकी एफडी लियन हो गई है, ठीक है, और लियन हट जाता है ना बाद में, या नहीं हटता है, तो ध्यान रखिए कि लियन में लिमिटेशन पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बैंक आपको कभी भी सू कर सकता है, कभी भी आपके ऊपर कोर्ट का केस कर सकता है। प्लेज के केस में भी ऐसा ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछी जाने वाली लाइन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। लिमिटेशन एंड इट्स कंपटीशन की बात करनी है, तो थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। देखिए फ्रेंड, जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। काम की बातें आप समझ लीजिए, ऊपर ऊपर की, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछते। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसको लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत गवर्न किया जाता है। बैंकों के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बैंक क्या है कि अपने कस्टमर को लोन देते हैं, और अगर बारोवर जो है कस्टमर लोन ना चुकाए, डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उस केस में उन्हें अपने पैसे रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अवेलेबल होने चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक्शन तभी लिया जा सकता है जब जो है जो कोर्ट में केस वगैरह किया जा रहा है वो विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन किया जाए। ओके, इसके लिए दो एक्ट हैं, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1993 और सरफेसी एक्ट 2002। ये कहते हैं कि आप एक्शन ले सकते हैं जो है अपने बारोवर के खिलाफ, लेकिन तभी ये परमिसिबल होगा जब आप क्लेम जो है केस करें, कब? पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत ही कर दें। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सिविल एक्शन में रेमेडी सीख करता है, मतलब जो है समाधान चाहता है, किसमें? सिविल एक्शन में। ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है दो पार्टी के बीच में, एक पार्टी प्लेंटिफ होती है जो कोर्ट में केस करती है, और एक डिफेंडेंट होती है। पिटिशनर वो होता है जो पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में। पिटिशनर चाहता है कि उसका जो दुखड़ा है, जो परेशानी है, उसको सॉल्व किया जाए कोर्ट की हेल्प से। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट में भी हम पिटीशन फाइल करते हैं। अपीलेंट कौन होता है? अगर आप जो है लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप हायर कोर्ट में अगर जो है अप्लाई करते हैं तो आपको अपीलेंट कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। एप्लीकेंट कौन होता है? एप्लीकेंट वो होता है जो कोर्ट में अप्लाई करता है, और जब तक मैटर को कोर्ट अपने कॉग्निजेंस यानी अपने नॉलेज में, अपने जानकारी में नहीं लाती है, तब तक वो व्यक्ति एप्लीकेंट रहता है। एक बार उसने, कोर्ट ने कहा, अपने नॉलेज में ले लिया कि हाँ तुमने कोर्ट में केस किया है, तो उस व्यक्ति को प्लेंटिफ या पिटिशनर कहा जा सकता है या कहा जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 में डिफाइंड हैं। वो पहला है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कोई पिटिशनर होता है या ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट में केस अप्लाई करने का अधिकार हो, उसे एप्लीकेंट कहते हैं। डिफेंडेंट वो होता है जिस व्यक्ति की लाइबिलिटी टू बी सूड होती है, यानी जिसको सू किया जा सकता है, उस व्यक्ति को डिफेंडेंट कहते हैं। या कोई व्यक्ति जो उसके स्टेट को, उसकी संपत्ति को, उसके केस को रिप्रेजेंट करे एज ए डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट होगा वो एग्जीक्यूटर के तौर पर भी काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम कर सकता है। प्लेंटिफ में कौन आता है? एक बार आपने कोर्ट में केस अप्लाई किया तो अप्लीकेंट कहलाते हैं, कोर्ट ने केस को एक्नॉलेज कर लिया तो आप प्लेंटिफ कहलाते हैं। एनी पर्सन, है ना, जो राइट टू सू रखता है, मतलब जिसके पास में कोर्ट में केस करके किसी व्यक्ति को मतलब सू करने का, उसके ऊपर जो है कोर्ट में केस करने का अधिकार रखता है, राइट टू सू करता है, उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। प्लेंटिफ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी व्यक्ति के स्टेट को, किसी व्यक्ति की संपत्ति को रिप्रेजेंट करे एज एग्जीक्यूटर, एज एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए रिप्रेजेंटेटिव। गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ की गई हो, उसे गुड फेथ में कहा जाता है। उसके बाद में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो किसी डॉक्यूमेंट की वजह से ही एराइज होगा, है ना, एराइजिंग आउट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या अदरवाइज एराइज होता है, और इसमें अधिकार होता है कि आप जो है राइट टू टेक
एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ, आप जो है कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, इसका आपको अधिकार मिलता है। लिमिटेशन पीरियड जो है अगर एक्सपायर कर जाता है तो आपको उस कोर्ट में सूट फाइल करने की रेमेडी नहीं मिल पाती है, रेमेडी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये आपके रिकवरी करने का, डेट के रिकवरी करने के अधिकार को दूर नहीं ले जाता है। आपको रिकवरी अभी भी करने का अधिकार होता है। लियन के केस में, प्लेज के केस में और राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में कोई भी जो है लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है, कभी भी जो है कोर्ट में केस फाइल किया सकता है। लियन का मतलब जैसे आपने 2 लाख रुपए की बैंक में एफडी करवाई है, अब इसके अगेंस्ट में आपने सोचो कि 1.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब अगर आप जो है एफडी बंद करवा देते हैं तो बैंक लोन वसूल नहीं पाएगा, इसलिए बैंक क्या करता है, इस 2 लाख रुपए के लियन लगा देता है कि भाई जब भी तुम इस एफडी को तोड़ने की कोशिश करोगे मैसेज आएगा कि इसमें लियन मार्क है, यानी कि इसके अगेंस्ट में गिरवी है, बंधक है, ओके, और आप इसको तोड़वा नहीं पाओगे। तो लियन ये हो गया। प्लेज का मतलब होता है हम गोल्ड वगैरह, गोल्ड जब लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना गोल्ड ले जा करके बैंक में गिरवी रख देते हैं, तो उसे प्लेज कहते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे मान लो कि बैंक कस्टमर ने 10 लाख रुपए लोन ले रखा है, ठीक है, और उसके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक को अधिकार होता है कि वो इस 2 लाख रुपए को अपने, अगर उसका लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है और पैसे की रिकवरी नहीं आ रही है तो बैंक चाहे तो इस 2 लाख रुपए को अपने 10 लाख रुपए के लोन अकाउंट में डाल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। ये होता है राइट ऑफ सेट ऑफ, ओके। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन एंड इट्स कंप्यूटेशन की। तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट एवरी सूट और एप्लीकेशन और अपील शैल हैव टू बी फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो मतलब ये नेसेसरी होता है कि चाहे कोई भी सूट फाइल करना हो आपको उसे विद इन लिमिटेशन पीरियड करना होता है। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिक्लेयर दैट एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड आर एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। मतलब सेक्शन 3 कहता है लिमिटेशन एक्ट 1963 का कि अगर आपने कोई भी सूट फाइल किया या कोई भी अपील की या कोई एप्लीकेशन किया तो अगर वो प्रिस्क्राइब पीरियड को एक्सपायर हो जाता है, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आपने अप्लाई किया है, सूट फाइल किया है, तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, उसको कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। अ सूट इज सेड टू बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन द कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिस इन द कोर्ट। देखिए, सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील को प्रेफर किया जाता है और एप्लीकेशन को मेड किया जाता है, शब्द हैं। तो वही बोल रहा है कि किसी भी सूट को इंस्टीट्यूटेड कब माना जाएगा, आपने सूट फाइल किया तो उसे इंस्टीट्यूटेड तब माना जाएगा जब आपने उसे सही ऑफिस में, प्रॉपर ऑफिस यानी कोर्ट के सही ऑफिस में आपने उसको रिप्रेजेंट किया है अपने कंप्लेंट को, तो उसे माना जाता है कि सूट जो है इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है। अब कुछ जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करते समय कुछ चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है उस डेट पे, सोचिए कि 3 साल बाद लिमिटेशन एक्सपायर होने वाली है और जिस दिन 3 साल ख़त्म हो रहे हैं उस दिन कोर्ट अगर क्लोज है तो क्या होगा, तो अगले दिन जब कोर्ट फिर से खुलेगा तब आप जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड जिस दिन एक्सपायर हो रहा है आपके केस का उसी दिन ही कोर्ट क्लोज है तो क्या होगा, आप प्रीवियस डे पे जो है कोर्ट में केस करेंगे, नेक्स्ट डे व्हेन कोर्ट ओपन तब करेंगे, है ना, या नेक्स्ट वर्किंग डे पे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपायरी डेट के दिन, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी की डेट के दिन कोर्ट अगर बंद है तो जब कोर्ट अगली बार खुलेगी, नेक्स्ट डे जब आपकी कोर्ट रीओपन होती है तब आप जो है एप्लीकेशन डाल करके अपना लिमिटेशन का केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि 3 साल बाद, 3 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं और अगर उसका सफिशिएंट कॉज आप देते हैं, सफिशिएंट रीज़न दे पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि आप केस नहीं फाइल कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि कोर्ट में केस फाइल होना था और उसी दौरान ही 5 तारीख को होना था और इस दौरान लॉकडाउन लग गया कंट्री में, तो भाई अब लॉकडाउन लग गया, कोई बाहर निकल नहीं पा रहा है, कोर्ट बंद है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऐसे केस में तुम क्या कर लोगे, कहाँ जाओगे कोर्ट में केस करने। तो इसका मतलब ये एक सफिशिएंट कॉज है, एक अच्छा वजह है कि हाँ कोर्ट ये मानेगा कि हाँ तुम मजबूर थे, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कोर्ट में आना चाहते पर आ नहीं पाए, ओके। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है मतलब जो है एप्लीकेशन एक्सटेंड कर सकता है, मतलब कहने का कि जो है बाद में भी कोर्ट में केस आप कर सकते हैं। एनी अपील आर एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन पटिशन, यानी एग्जीक्यूशन वाली पटिशन को छोड़ करके एडमिटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड,
तो अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में अगर आप कोर्ट में केस करते हैं और अगर आप सही वजह दे पाते हैं कि हाँ आप कोर्ट में केस क्यों नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में कोर्ट जो है इंटरटेन करेगा, लेकिन ठोस वजह होनी चाहिए। अदरवाइज नियम यही है कि आपका मतलब जो है लिमिटेशन पीरियड के बाद आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जब आप अपील फाइल कर रहे हों, सेल एक्सक्लूड द डे ऑन हुई जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम टेकन टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड। अब सोचिए मतलब कोई केस का रिजल्ट आया हुआ है और आप उसको दूसरे कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, लोअर कोर्ट का रिजल्ट आया है, आप हायर कोर्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में जो अगर आप अपील करना चाहते हैं तो वो डे छोड़ दीजिए। एक्सक्लूड द डे ऑन हुई जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, जिस डेट को जजमेंट आया था, निर्णय आया था, उस दिन को छोड़ दीजिए। तब से ले करके जब तक आप डिक्री की यानी कि जो फैसला है उसकी कॉपी नहीं पा लेते हैं उस समय को छोड़ देते हैं। सोचिए कि 1 तारीख को फैसला आया है, 1 तारीख को फैसला आया हुआ है और आप 12 तारीख तक जो है कॉपी प्राप्त करते हैं, तो ये जो 12 दिन है उसको लिमिटेशन पीरियड से हटा दिया जाता है, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ओके, उसके बाद में अगला है फॉर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन हैज़ बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मानो कि कोर्ट में आपने कोई केस किया हुआ था और कोर्ट ने उस केस को स्टे कर दिया था, स्टे डाल दिया था, तो जो जितना टाइम पीरियड के लिए वो स्टे रहेगा, पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इट वाज स्टे, है ना, स्टे रहेगा, जब वो ऑर्डर इशू हुआ था कि स्टे लगा है, और द डे ऑन व्हिच विड्रॉन, जब वो स्टे हटा। सोचिए कि जो है मतलब जो होता नहीं है, कई बार केस होते हैं, घर बनवा रहा होता है व्यक्ति, उसमें कोर्ट में केस कर दिया जाता है, तो कोर्ट कहता है स्टे लगा देता है कि भाई अब ये, या जो है सड़कों पर स्टे लग जाते हैं, सड़क नहीं बनने दी जाती है, लोग केस कराते हैं, फिर वो गवर्नमेंट से मुकदमा लड़ जाते हैं, तो स्टे ऑर्डर आ जाते हैं कि अब इसमें कोई और काम नहीं होगा। तो सोचो कि 1 तारीख को स्टे लगा, है ना, एक जो है अगस्त को स्टे लगा, और ये जा करके जो है 2 साल बाद अगर ख़त्म होता है स्टे, तो जिस डेट को स्टे लगा है और जिस डेट को ख़त्म होता है उसके दौरान इस पूरे टाइम पीरियड को हम लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। ओके, अब अगर जो है डिफेंडेंट, सोचिए कि जिसके जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर आपने कोर्ट में केस किया हुआ है, वो व्यक्ति यदि इंडिया से गायब रहता है, जितने समय के लिए गायब रहेगा इंडिया से, या इंडियन गवर्नमेंट की जो टेरिटरीज हैं उनसे बाहर रहता है, आउटसाइड रहता है, यानी सोचिए जो है कोई व्यक्ति के ऊपर आपने कोर्ट में केस किया हुआ है और वो दुबई भाग गया है फॉर एग्जांपल, या मलेशिया सिंगापुर कहीं चला गया है, तो सोचो वो 2 साल तक सिंगापुर में ही अगर रहता है, तो इस 2 साल को आप जो है लिमिटेशन पीरियड में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये समय छोड़ दिया जाता है, इस टाइम पीरियड को हम शामिल नहीं करते हैं। ओके, तो जैसे ए ने बी से लोन लिया था, सोचो, है ना, 2 लाख रुपए का, और उसके बाद में बी जो है 1 साल बाद चला गया दुबई, ठीक है, 10 साल वहाँ पर रहा, और तुमको अगर 12 साल बाद याद आता है तो भाई देखो 1 साल बाद वापस होना था, 10 साल वो मतलब लोन लेने के बाद 10 साल तक वो वहीं रहा, और अब जो है 12 साल बाद आपको याद आता तो केवल 2 साल ही बीते हैं कोर्ट में, अगर देखो तो अब सिर्फ 2 साल बीते हैं, क्योंकि 10 साल तो वो बाहर रहा है, उसको शामिल ही नहीं करना है, सिर्फ 2 साल अभी बीते हैं। तो अगर आप 3 साल के अंदर अंदर में कोर्ट में केस कर सकते हैं तो यस, आप कोर्ट में जा करके केस कर लीजिए। ओके, उसके बाद में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंट के लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करते समय जिस डेट को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। अब सोचिए कि जो है 1 जनवरी 2021 को कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, अब इसमें अगर लिमिटेशन पीरियड मान लो 3 साल है, तो ये 1 जनवरी 2021, 22, 23, 24 है ना, 2024, 3 साल फ्रेंड्स इससे 1 दिन पहले पूरे होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, 3 साल पूरे होंगे, 31 दिसंबर 2023 को पूरे हो जाएंगे। ओके, लेकिन चूंकि हम क्या करते हैं, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस डेट को एग्जीक्यूट हुआ था 1 जनवरी 2021 को, इसको छोड़ दोगे तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा जो ये डेट आ जाएगी लिमिटेशन पीरियड की वो 3 साल बाद 1 जनवरी 2024 हो जाती है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। एक्ट गिविंग राइज टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब किन वजहों से लिमिटेशन पीरियड रिन्यू हो जाता है, इसकी बात हमें करनी है, बट बिफोर दैट लिमिटेशन एंड कंप्यूटेशन की बात करेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि कोई भी कोर्ट में अगर आपको केस फाइल करना है तो वो जो है लिमिटेशन पीरियड के विदिन किया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी केस जो है
आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप सूट फाइल करें, चाहे वो आप अपील करें, चाहे कोई एप्लीकेशन करें, तो अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में करते हैं तो वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ओके, एक सूट को जो है इंस्टीट्यूटेड तब कहा जाता है जब प्रॉपर ऑफिस में, कोर्ट के प्रॉपर ऑफिस में कंप्लेंट को प्रेजेंट कर दिया गया हो। फिर लिमिटेशन पीरियड के कंपटीशन में किन किन चीज़ों को छोड़ा जाता है, तो यदि जो है जिस दिन लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है, आपकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है, यदि उस दिन कोर्ट क्लोज है, तो जिस दिन आगे भविष्य में जब कोर्ट खुलेगी जिस दिन, उस दिन आप अप्लाई करेंगे। वो चाहे 10 दिन बाद खुले, उससे मतलब नहीं है, जब भी कोर्ट खुलेगी अगले दिन, है ना, अगली बार। जैसे 25 जनवरी को जो है आपका, या 26 जनवरी को आपका जो है लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है, इस दिन को अगर बंद है, तो यदि 27 जनवरी को अगर कोर्ट खुलेगी तो 27 जनवरी को आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, यदि किसी वजह से आप जो है कोर्ट में केस नहीं फाइल कर पा रहे हैं विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, जितने भी समय में आपको करना था उस समय में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे यदि आप सफिशिएंट रीज़न दे सकते हैं, सफिशिएंट कॉज दे सकते हैं, तो कोर्ट इंटरटेन कर लेता है। लेकिन आपको सही और ठोस वजह देनी होती है कि आखिर आप क्यों लिमिटेशन पीरियड में आप ऐसा नहीं कर पाए। ओके, उसके बाद में यदि कोई केस है जिसमें आप हायर केस में, हायर मतलब कोर्ट में जाकर के केस अप्लाई करना चाहते हैं और लोअर कोर्ट ने कोई फैसला किया है, तो जिस डेट को लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया है उस डेट से ले करके और जब तक आपको कॉपी नहीं मिल जाती है डिक्री की, सेंटेंस की या ऑर्डर की, तब तक जो है जो समय पीरियड होता है उसको जो है कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता है। ओके, फॉर एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। उसके बाद में यदि कोर्ट ने किसी केस में स्टे लगा दिया है, तो जिस दिन से स्टे लगा है और जिस दिन तक वो विड्रॉ होता है, इस पूरे टाइम पीरियड को जिस दिन से लगा है, ध्यान दीजिएगा, द डे ऑर्डर वाज इशूज, उस डे को भी और जिस दिन को वो विड्रॉ किया था उस दिन को भी, दोनों को छोड़ करके, यानी इस पूरा टाइम पीरियड, अगर 1 जनवरी को जो है स्टे ऑर्डर लगा और 31 जुलाई को यदि वो ख़त्म हुआ है, तो 1 जनवरी से ले करके 31 जुलाई तक ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यदि लिमिटेशन पीरियड के दौरान जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर आपने केस किया है, यदि वो इंडिया से एब्सेंट रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, इंडियन टेरिटरी में नहीं रहता है, तो उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। एग्जीक्यूशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के केस में मैंने बताया कि जो है लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करते समय जो डॉक्यूमेंट का जो लिमिटेशन पीरियड है उसको कैलकुलेट करते समय जिस डेट को एग्जीक्यूशन हुआ है डॉक्यूमेंट का उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे आपने जो है लैंड परचेज की, तो सोचिए 27 जुलाई को यदि आपने लैंड परचेज करी है तो 27 जुलाई को छोड़ दीजिए, उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। ओके, क्लियर हो गई बात। उसके बाद में लिमिटेशन पीरियड रिन्यू कब हो जाता है, फ्रेश राइज कब हो जाती है, तो 1-2 केसेस होते हैं फ्रेंड। देयर आर 2 इंस्टेंसेस विच गिव राइट टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखिए, एक तो है, पहला केस है भाई जो है लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो उसके पहले यदि जो है राइटिंग में पार्टी साइन करके दे दे जिसके अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी या राइट टू बी क्लेम है, तो रिन्यू हो जाता है। जैसे समझिए, फॉर एग्जांपल ए और बी का केस लेते हैं। ए ने बी को 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, और लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले बी ने क्या किया, एक जो है वो मतलब एक एक्नॉलेजमेंट लिखा कि हाँ मैं मतलब एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने तुमसे लोन लिया हुआ है, ओके, और मैं इसको चुका दूंगा। तो यदि इस पर वो साइन कर देता है, ठीक है, राइटिंग मतलब जो है साइंड बाई पार्टी, एक राइटिंग में जो है क्या करते हैं आप, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी कि समय खत्म होने से पहले, फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी या राइट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, है ना, कि लाइबिलिटी का एक एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में ले लिया जाए कि हाँ बी ने कहा कि उसने एक्नॉलेजमेंट दिया कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है तुम्हारी, और उसको साइन करके यदि वो व्यक्ति दे देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो उतने समय के लिए, सोचो कि अगर ये 3 साल के लिए लिमिटेशन पीरियड था तो जिस डेट को इसने राइटिंग में दे दिया साइन करके, उससे अगले 3 साल के लिए ये रिन्यू हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कठिनाई में नहीं जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी को यदि राइटिंग में साइन करके पार्टी दे दे, कौन सी पार्टी, जिसके अगेंस्ट में वो केस है ना, बी ने लोन लिया, उधार लिया है, लोन लिया है, तो बी साइन करके देगा। ए के साइन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए को तो पैसे वसूलने हैं, ओके। दूसरा है ये सरल लैंग्वेज में, लिमिटेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट आर पार्ट पेमेंट। तो लिमिटेशन पीरियड को डेट के एक्नॉलेजमेंट से
या पार्ट पेमेंट से भी एक्सटेंड किया सकता है, रिन्यू किया सकता है। जैसे सोचिए कि कोई कस्टमर ने लोन ले रखा है, ठीक है, अब हम उसके ऊपर जो है 3 साल के अंदर अंदर केस कर सकते थे, ठीक है, कितने साल में, 3 साल में। कब से, जब लोन ड्यू हुआ उसके अगले 3 साल के अंदर में लोन ड्यू होता है, और हम 3 साल तक अगर जो है केस नहीं करते हैं तो भविष्य में नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बैंक क्या करेगा, आप अगर बैंक में ऑफिसर हैं तो आप क्या करेंगे, समझदार व्यक्ति के तौर पर आप कस्टमर के पास जाएं 3 साल से पहले, 3 साल ख़त्म होने से पहले, और उससे बोलें कि यार कुछ पैसे तो जमा कर दो। से उसने 500 रुपये भी जमा कर दिए, इवन उसने 100 रुपये भी अगर जमा कर दिए, तो जिस डेट को उसने 100 रुपये जमा किए उस डेट से अगले 3 साल के लिए लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया। देखिए समझिए इस बात को, कितनी बढ़िया चीज़ है ये। ओके, उसके बाद में अगर पार्ट पेमेंट नहीं करता है 100 रुपये की, तो उससे जैसे रिसीविंग यहाँ पर बी से ली गई थी वैसे ही रिसीविंग ले लो, वो एक्नॉलेज कर दे कि हाँ मेरे ऊपर बैंक का कर्जा है। जिस डेट को वो साइन करके दे देगा, अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, उस डेट से अगले 3 वर्षों के लिए फिर एक्सटेंड हो जाता है। तो ये हैं फ्रेंड जो है 2 केसेस जब आपकी लिमिटेशन रिन्यू हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। एक और पॉइंट इन्होंने कहा है, also it is also relevant to draw attention of readers to article 1 of the schedule of the act। तो आर्टिकल 1 कहता है शेड्यूल का कि करंट अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक्स आंसर्स टू अकाउंट रेफर्ड इन आर्टिकल 1। तो अगर बैंक में करंट अकाउंट कोई कस्टमर मेंटेन कर रहा है, करंट अकाउंट, कोर्ट हैव हेल्ड द सूट फाइल्ड बाय द बैंक विद इन 3 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द लास्ट क्रेडिट और डेबिट एंट्री इज प्रूव्ड। मतलब कहने का ये है इनका कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई करंट अकाउंट किसी कस्टमर का है तो आप कोर्ट में केस कब तक फाइल कर सकते हैं, तो 3 साल तक फाइल कर सकते हैं। कब से, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2021 मान लीजिए, ठीक है, उस साल के फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से अगले 3 साल के अंदर में आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। और किस साल के फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में, जिस साल कोई भी डेबिट या क्रेडिट की एंट्री उस करंट अकाउंट में हुई हो। सोचिए कोई कस्टमर है, उसने जो है 15 जून 2023 को लास्ट में 6,000 रुपये निकाले थे अपने करंट अकाउंट से। कितना निकाला था, 6,000 रुपये 15 जून को। तो 15 जून का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 15 जून 2023 का, ये कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2024 को जाकर के क्लोज होगा। तो 31 मार्च 2024 से अगले 3 साल के अंदर में कभी भी आप लिमिटेशन पीरियड के तहत कोर्ट में केस कर सकते हैं। दिस प्रोविजन इन शेड्यूल कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज बाय बैंक इन अप्रोप्रिएट केसेस। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये प्रोविज़न है इसको बैंकों द्वारा अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर आता है डिफरेंट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी नोटेड फॉर फाइलिंग सूट ऑफ डिफरेंट टाइप आर गिवन। तो सूट फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। तो मैंने ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया है कि कब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन अराइज होता है। तो हमने 2 कारण देखे। पहला, जो जिसके ऊपर केस हमने किया है वो अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी दे दे राइटिंग में सिग्नेचर करके, कौन देगा, जिसके अगेंस्ट हमने केस किया हुआ है। अगर वो अपनी लाइबिलिटी का, हाँ मेरा तुम्हारे ऊपर उधार है ऐसी जिम्मेदारी का एक एक्नॉलेजमेंट अगर दे देता है, तो फ्रेंड्स उस केस में ये जो है जो लिमिटेशन पीरियड है वो उतने ही समय के लिए एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मान लो अगर 3 साल के लिए अवेलेबल था, तो जिस डेट को वो व्यक्ति साइन करके देगा उस डेट से अगले 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। दूसरा, ये पूरी राम कहानी वही लिखी हुई है फ्रेंड्स, बस इतना ही है कि लिमिटेशन पीरियड को अगर डेट का एक्नॉलेजमेंट कर दिया जाए या पार्ट पेमेंट कर दिया जाए कस्टमर के द्वारा, तो भी वो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि सोचो कि 3 साल खत्म होने वाले, उसके पहले यदि कस्टमर से आप 100 रुपये भी जमा करवा लेते हो, 100 रुपीज़ भी, तो 100 रुपीज़ जमा करने की वजह से क्या होगा कि अब अगले 3 साल के लिए ये कोर्ट में फिर से आप केस कर पाओगे। लिमिटेशन पीरियड 3 साल के लिए बढ़ जाती है। या वही एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ले लो, कस्टमर अगर पैसे नहीं जमा कर पा रहा है तो कम से कम हम लोग याद कीजिए, एक जो है एक BC लेटर या कोई लेटर बोलते हैं ना, जो हम लोग साइन करवाते हैं कस्टमर से, है ना, स्टार्टिंग में ही, वो लिमिटेशन पीरियड को ही बचाने के लिए होता है। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया जिसमें कहा कि करंट अकाउंट के केस में यदि करंट अकाउंट कोई है तो उसमें लास्ट डेबिट या क्रेडिट एंट्री जब हुई है, जब हुई है डेबिट या क्रेडिट एंट्री, उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज को देखिए। मतलब सोचो कि जो है 12 मार्च 2020 को अगर जो है लास्ट एंट्री हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। इससे अगले 3 साल के अंदर में कभी भी आप केस कर सकते हैं। ये इनका
कहना है। ओके, उसके बाद में हमने जो सूट फाइल करने के लिए जो वो होता है टाइमलाइन होती है उसकी बात करेंगे। देखिए पिछली बार जो है इनमें से ये वाला पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ये लगातार ये दोनों यही पूछे गए थे। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं, यही पूछा गया था कि फॉर फोर क्लोजर लिमिटेशन पीरियड कितना होता है और फॉर पोजेसन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। तो फॉर फोर क्लोजर होता है 30 ईयर और फॉर पोजेसन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है 12 ईयर। यहाँ थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं। बाई अ मोर्टगेजी, मोर्टगेजी कौन होता है? देखिए मोर्टगेजर जो अपना मकान गिरवी रखता है उसे मोर्टगेजर कहते हैं और जिसके पास गिरवी रखता है उसे मोर्टगेजी कहते हैं। तो मोर्टगेजी एक तरीके से यहाँ बैंक हो गया। तो बैंक के द्वारा अगर फोर क्लोजर करना है, फोर क्लोजर का मतलब फ्रेंड जो है मकान को अपने जो है पोजेसन में लेना होता है। तो 30 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होता है, कब से? व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाई मोर्टगेज बिकम ड्यू, मोर्टगेज के द्वारा जो मनी सिक्योर की गई थी वो जब ड्यू होती है उससे 30 साल के अंदर में कभी भी केस किया जा सकता है। उसके बाद में पोजेसन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 ईयर है। व्हेन मोर्टगेजी बिकम इंटाइटल टू पोजेसन, जिस डेट को मोर्टगेजी यानी बैंक पोजेसन लेने का इंटाइटल्ड हो जाता है उस डेट से 12 साल बाद तक का इसको अधिकार होता है। ठीक है। टू इन्फोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाई अ मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर जो है कोई उधारी आपने ले रखी है और उसको मॉर्टगेज से सिक्योर कर रखा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी चार्ज पर कोई चार्ज क्रिएट किया गया है मॉर्टगेज वगैरह, तो उस केस में 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। व्हेन द मनी श्योर फॉर बिकम ड्यू, जो भी मनी है वो ड्यू होती है उस डेट से 12 साल का समय मिलता है हमें कोर्ट में केस करने का, ये लिमिटेशन पीरियड है। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। द डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, डेट जो परफॉर्मेंस के लिए जो डेट फिक्स की गई है उससे 3 साल का। इफ़ नो सच डेट इज फिक्स्ड व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ नोटिस्ड दैट परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड। तो अगर कोई डेट रखी गई है, तो यदि परफॉर्मेंस की डेट रखी गई है, मान लो 31 मार्च आपने रखी हुई है, तो 31 मार्च से अगले 3 साल की, ठीक है। और अगर कोई डेट आपने फिक्स नहीं की है, तो जब व्यक्ति को लगता है, प्लेंटिफ कौन है जो केवल कोर्ट में केस करेगा, उसको लगता है कि जो है जो परफॉर्मेंस की बात हुई तो उसको रिफ्यूज किया गया, जिस डेट को वो नोटिस करेगा उससे अगले 3 साल के लिए। फॉर एरियर ऑफ रेंट, रेंट का जो एरियर है उसके केस में 3 साल का समय दिया जाता है। व्हेन एरियर बिकम ड्यू, जब भी आपका एरियर ड्यू होता है उससे अगले 3 साल के अंदर में आप केस कर सकते हैं। ऑन ए प्रोविजनरी नोट आर बॉन्ड पेबल बाई इंस्टॉलमेंट, तो कोई प्रोविजनरी नोट है या कोई बॉन्ड है जो कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है उसकी, तो उसके लिए 3 ईयर होता है, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है। ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर प्रोविजनरी नोट पेबल एट फिक्स टाइम आफ्टर साइट आर आफ्टर डिमांड, तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोविजनरी नोट है जो कि फिक्स टाइम बाद पे किया जाएगा आफ्टर साइट और ऑन आफ्टर डिमांड, यानी जब डिमांड की जाएगी या जब देखा जाएगा, तो उस केस में 3 ईयर का टाइम मिलता है। द एक्सपायरेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ पेमेंट एज टू बी पार्ट देन पेबल एंड फॉर द अदर पार्ट द एक्सपायरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म ऑफ पेमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म की जो पेमेंट होती है जब वो पेबल होती है तो उसके एक्सपायरेशन से 3 साल, और उसके बाद में बाकी जो अदर पार्ट की पेमेंट है उनके लिए भी सब्सिक्वेंटली 3 साल का समय मिलता है। ध्यान रखिए, जैसे इंस्टॉलमेंट है तो पहली इंस्टॉलमेंट में अगर 3 साल का समय है तो पहली इंस्टॉलमेंट मान लो 1 जनवरी को हुई तो उससे 3 साल का समय मिलेगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 फरवरी को हुई तो उससे 3 साल का समय, अगली पेमेंट अगर मान लो 1 मार्च को हुई तो उससे अगले 3 साल का समय मिलता है। ये इस तरीके से काम करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट, तुरंत ही देखो और पेमेंट कर दो, और आफ्टर साइट बाद में पेमेंट करना है, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उस केस में 3 साल का समय मिलता है। व्हेन फिक्स टाइम एक्सपायर। फिर ये पहला वाला देखते हैं, करंट अकाउंट का केस। मैंने आपको समझाया था कि करंट अकाउंट में 3 साल का हमें समय मिलता है। कब से 3 साल का समय मिलता है? लास्ट आइटम एडमिटेड का मतलब वही डेबिट या क्रेडिट की जब एंट्री हुई है, वो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उससे अगले 3 साल का समय दिया जाता है। मनी पेबल टुवर्ड मनी लेंट, अगर कोई पैसा उधार दिया है और वो पेबल है तो उसमें 3 साल का समय मिलता है। व्हेन द लोन इज मेड, जब भी लोन किया जाता है उससे 3 साल के अंदर में। मनी लेंट अंडर एन एग्रीमेंट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लोन दिया गया है, लेकिन यहाँ लोन दिया गया है लेकिन एग्रीमेंट के साथ गया हुआ है। दैट इट शैल बी पेबल ऑन डिमांड, कि ये पेमेंट ऑन डिमांड होगी,
तो इसमें 3 साल का समय मिलता है जब भी डिमांड की जाती है, डिमांड करने के 3 साल के बाद, ठीक है। और यहाँ क्या है, जब भी लोन किया जाता है उसके 3 साल के बाद, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, ध्यान देंगे इस बात को। यहाँ पर लोन करने के 3 साल बाद, अगर 2001 में लोन किया है तो 3 साल बाद 2004 में आप 2004 तक आप केस फाइल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत आपने किया है, और आप सोचिए कि जो है 2001 में आपने लोन दिया और 2005 में अगर आप डिमांड करते हैं तो 2005 से अगले 3 साल का समय मिलता है, ये होता है। मनी इज डिपॉजिटेड अंडर एन एग्रीमेंट दैट इट शैल बी पेबल ऑन डिमांड इंक्लूडिंग मनी ऑफ द कस्टमर इन द हैंड ऑफ बैंकर सो पेबल, यानी एफडी वगैरह की बात हो रही है कि बैंक के पास अगर आप एफडी करवा देते हैं तो जब भी आप जो है एफडी का कागजात प्रेजेंट करेंगे, बिल प्रेजेंट करेंगे, उससे 3 साल बाद तक का समय मिलता है कोर्ट में केस करने का, ठीक है। अब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ना, ये ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट आर आफ्टर साइट बट आर नॉट एट अ फिक्स टाइम, इसमें 3 साल का समय होता है। लेकिन ये जो लाइन है इसके लिए है और ये जो लाइन है इसके लिए है, मतलब यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसे एट साइट यानी कि देखो और पेमेंट करो, या देखने के बाद पेमेंट करना है, 90 दिन 30 दिन के बाद करना है। लेकिन कोई अगर फिक्स टाइम नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में तो 3 साल का समय मिलता है लिमिटेशन पीरियड के लिए। यहाँ पर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिनरी नोट है, पेबल एट फिक्स टाइम है, आफ्टर साइट और आफ्टर डिमांड, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज है लेकिन उसे फिक्स टाइम पर पेमेंट होनी है, लेकिन आफ्टर साइट और डिमांड पर, ठीक है। तो इसमें 3 साल का समय होता है। 3 साल कब से, जब फिक्स टाइम एक्सपायर होता है। ये जो फिक्स टाइम यहाँ पर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एक्सपायर होगा उसके 3 साल बाद तक। प्रोमिजनरी नोट कोई है या बॉन्ड पेबल बाय इंस्टॉलमेंट है, अगर कोई बॉन्ड जो कि इंस्टॉलमेंट में पे होना है तो उस केस में क्या होगा, पहला टर्म जब एक्सपायर करेगा, है ना, तो वही जो बॉन्ड पेबल इन इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट वाला वही बताया कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को मिलनी थी, सोचिए, तो 1 जनवरी से अगले 3 साल के अंदर में आप कोर्ट केस कर सकते हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट सोचिए कि 1 फरवरी को मिलना है, तो इस इंस्टॉलमेंट के लिए आप कोर्ट में केस 1 फरवरी से अगले 3 साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। सोचिए अगली किस्त अगर हमें जो है 1 जुलाई को मिलनी है, या कोई किस्त 1 जुलाई को मिलनी है, तो 1 जुलाई से अगले 3 साल के अंदर, यानी कि 1 जुलाई 2021 अगर मान लूँ तो 1 जुलाई 2024 तक कभी भी मैं केस कर सकता हूँ। इस केस में 1 जनवरी 2023 अगर मैं 21 मान लूँ तो मैं 1 जनवरी 2024 तक कभी भी केस कर सकता हूँ। ये फ़र्क होता है, क्लियर। एरियर फॉर रेंट के केस में जब भी एरियर यानी कि जब भी आपका किराया उधार बनता है, ड्यू होता है, उसके 3 साल के अंदर में अभी कभी भी आप केस कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो 3 साल का समय लिया जाता है। जब वो अगर कोई डेट फिक्स नहीं है तो उस केस में जब भी प्लेंटिफ को ये लगता है कि परफॉर्मेंस रिफ्यूज की गई उसके 3 साल के अंदर में, और अगर फिक्स डेट है तो फिक्स डेट से 3 साल के अंदर में कभी भी केस किया जा सकता है। फॉर क्लोजर के लिए मॉर्टगेज अगर हुआ है तो फोर क्लोजर के केस में 30 ईयर का समय मिलता है, और पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 12 ईयर का समय मिलता है। अगर वही मॉर्टगेज के केस में 12 ईयर का समय मिलता है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई, काफ़ी सारी बातें पूछा जाता है फ्रेंड्स इसमें से आपसे, ओके। अपील टू फाइल इन अदर कोर्ट अगेंस्ट जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, 30 डेज का टाइम मिलता है, ध्यान रखेंगे। डिक्री, जिस डेट को डिक्री मिली है उसके 30 दिन के अंदर में दूसरे कोर्ट में आपको अपील कर देनी होती है। लोअर के कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको किसी दूसरे कोर्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो 30 दिन का समय मिलेगा। अगर लोअर कोर्ट का जजमेंट आया है और अगर आप उसे हाई कोर्ट में मतलब अपील करना चाहते हैं तो 90 डेज का समय मिलेगा, जिस डेट को भी फैसला आया हुआ है। देखिए ध्यान देंगे, लोअर कोर्ट से अदर कोर्ट यानी हाई कोर्ट मत जाइए, कोई दूसरी कोर्ट में चले जाएंगे तो 30 डेज का टाइम मिलेगा, और अगर हाई कोर्ट में अगर केस अप्लाई करते हैं तो 90 डेज का टाइम मिल जाता है। रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, अगर किसी फ्रॉड की वजह से आपको लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी करने के लिए 3 साल का समय मिलता है, जिस भी डेट को आपसे फ्रॉड हुआ है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए 12 साल का समय मिलता है, जिस डेट को डिग्री हुई है उस डेट से 12 साल के अंदर में कभी भी कोर्ट में आप, यानी डिक्री का मतलब कोर्ट का फैसला आया है और वो फैसला लागू करवाने के लिए आपको 12 साल तक का समय मिलता है। एनी सूट फॉर व्हिच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड इन दिस शेड्यूल, यानी कि कोई भी सूट, इनका कहने मतलब ये है कि अगर ये सारी बातें जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं इनके अलावा, मतलब जितना भी हमने यहाँ बात की, इनके अलावा और कोई और के सूट है जिसमें कोई भी बात शेड्यूल में नहीं लिखी है तो उसके लिए 30 ईयर का समय मिलता है, ठीक है। ध्यान देंगे मेरी बात को, यानी कि जैसे कोई भी केस है,
डिवोर्स का केस है, उसमें एलुमनी मिलनी है, यानी एलुमनी मतलब पैसे मुझे मिलने हैं, तो वो तो मान लो डिक्री वाला केस हो जाएगा, 12 साल के अंदर अंदर उसे एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन अगर कोई केस है जिनकी बात यहाँ पर नहीं की गई है उसकी, तो उसके केस में 30 ईयर का टाइम आपको मिलता है। ओके, एनी सूट बाई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 3 साल का समय मिलेगा। व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड बिगिन टू रन अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ लाइक सूट बाई प्राइवेट पर्सन। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर फिर भी ध्यान रखिए, एक्सेप्ट अ सूट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो कोई अगर सूट फाइल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, तो उस केस में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। ओके, तो बस फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, काम खत्म हो गया। कोई भी केस अगर जो है सूट फाइल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो 3 साल का डिक्री मतलब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर कोई सूट है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है इस एक्ट में, तो उसमें 30 ईयर का टाइम मिलता है। कोई डिक्री है उसको, यानी कोई आदेश है कोर्ट का, उसको अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो 12 साल का समय मिलता है। फ्रॉड की वजह से आपको जो लॉस हुआ है उसके केस में 3 साल का समय मिलता है लिमिटेशन पीरियड। अगर लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो आपको 90 दिन का समय मिलता है। अगर लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में 90 दिन का है, किसी दूसरे कोर्ट में करेंगे तो आपको 30 दिन का समय मिलेगा अपील करने के लिए। ओके, उसके बाद में अगर कोई करंट अकाउंट है उसमें लास्ट टाइम जब भी डिपॉजिट, डेबिट या क्रेडिट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ जाइए। ओके, और उसके बाद में 3 साल का और समय जोड़ लीजिए। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद में अगर कोई मनी लेंट की गई है बिना किसी शर्त के, बिना किसी एग्रीमेंट के, तो 3 साल का समय होता है। कब से? जब लोन किया गया है। अगर कोई मनी लेंट की गई है लेकिन एग्रीमेंट के तहत की गई है और डिमांड पर पे होगी, तो जब भी डिमांड की जाएगी उसके अगले 3 साल तक आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर बैंक में आपने एफडी वगैरह करवा रखी है तो 3 साल का समय मिलता है आपको। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि पेबल एट साइड है या आफ्टर साइड है लेकिन कोई फिक्स पीरियड नहीं है, तो उस केस में 3 साल का समय मिलता है। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोविजनरी नोट है जो कि पेएबल एट फिक्स टाइम है, तो जब भी फिक्स टाइम ख़त्म होगा उसके अगले 3 साल में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रोविजनरी नोट या बॉन्ड जो कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है उसकी, तो उसमें 3 साल का समय मिलता है, लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद 3 साल का समय मिलता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई ख़त्म तो 3 साल का समय मिलेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट खत्म होगी तो उससे 3 साल का समय मिलेगा, वहाँ से 3 साल का समय मिलेगा। ओके, यानी 24वीं इंस्टॉलमेंट जो होगी फ्रेंड समझिए, उसमें 2 साल का समय बीत चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि 24वीं इंस्टॉलमेंट है, 24 महीने हो चुके हैं, प्लस 3 साल का समय और मिलेगा। यानी 24वीं इंस्टॉलमेंट में अगर आपको केस करना है तो आपके पास टोटल अभी से लेकर के 5 साल का समय होगा, समझने की बात। ओके, एरियर ऑफ रेंट की बात करें तो 3 साल का समय मिलता है जब भी आपका रेंट ड्यू होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें 3 साल का समय मिलता है। अगर उसमें फिक्स डेट है तो फिक्स डेट से 3 साल का समय मिलेगा, और अगर डेट फिक्स नहीं है तो जब भी आपको ये लगता है कि परफॉर्मेंस रिफ्यूज की जा रही है तो उससे 3 साल का समय मिलता है। अगर कोई मनी मॉर्गेज करके जो है ली गई है तो 12 साल का समय मिलता है। अगर फोरक्लोजर का केस है तो 30 साल का समय मिलता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक को लेना है तो बैंक को 12 साल का समय मिलता है। ठीक है, तो बस ये हो गई फ्रेंड्स जो है बातें लिमिटेशन के बारे में पूरी तरह से। थैंक यू सो मच, होप है आपको पसंद आना चाहिए। थैंक यू। अगर पसंद वगैरह आए तो इसे लाइक वगैरह करें। थैंक यू।